आणविक विध्वंस। वो एक बड़ी ही विनाशकारी घटना रही होगी। रहस्यमय पिरामिड। ये तो जाहिर है कि दुनिया में ऐसी अनोखी इमारतें हैं। और कई 100 करोड़ साल पहले जीवन के प्रमाण। रिसर्चर्स को ऐसी ऐसी चीजें मिली जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले अति सूक्ष्म जीवों से मिलती जुलती थी। मानव इतिहास में मंगल ग्रह ने हमेशा से हमारा ध्यान खींचा है, लेकिन क्या उसकी वजह सिर्फ उसका चटक लाल रंग और आकाश में उसकी अहमियत भर ही है, या फिर उसके साथ कोई और गहरा परग्रही रिश्ता भी जुड़ा है? नासा जानता है कि मंगल ग्रह पर जीवन है, लेकिन वो किसी वजह से ये बात जाहिर नहीं करना चाहता। दुनिया भर के करोड़ों लोग मानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर परग्रही जमाने से आ रहे हैं। अगर उनकी बात सच हुई तो क्या प्राचीन परग्रहियों ने ही हमारे इतिहास को गढ़ा है? अगर हां, तो क्या वो लाल ग्रह मंगल से आए थे? 20 अगस्त सन 1975 अमेरिका ने एक टाइटन रॉकेट लॉन्च किया, जो अपने साथ वाइकिंग अंतरिक्ष यान ले जा रहा था। वाइकिंग उस वक्त करीब 67 करोड़ किलोमीटर लंबे सफर पर जा रहा था और उसकी मंजिल थी रात के आसमान में नजर आने वाला सबसे अलग नजारा, मंगल ग्रह। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो ये चालकहीन यान मंगल ग्रह की सतह पर उतरता और वहां जीवन के संकेत ढूंढता। मुख्य धारा के वैज्ञानिक तो यही मानते हैं कि मंगल एक बेजान ग्रह है, क्योंकि वहां के तापमान में बड़ा जबरदस्त बदलाव आता है और वहां बहुत बड़ी मात्रा में सौर विकिरण होता है। अगर ऐसा है तो फिर नासा उसकी खोज पर $100 करोड़ क्यों खर्च कर रहा है? रात के वक्त आसमान का नजारा बिल्कुल ही अलग होता है। हम अपनी आंखों से उस लाल ग्रह को सिर्फ उसके रंग की वजह से देख पाते हैं। वैसे भी वो चांद के बाद आसमान में सबसे बड़ी चीज है। इसी वजह से उसने लोगों को आकर्षित किया और चौंकाया, क्योंकि हमारा धार्मिक तंत्र आमतौर पर आसमान के ग्रहों और नक्षत्रों से ही जुड़ा रहा है। लोग शुरू से ही ये अंदाजा लगा रहे हैं कि वहाँ क्या है, वहाँ क्या समझदार जीव हैं, क्या वो देवताओं का घर है। ये सिलसिला बड़े लंबे समय से चल रहा है। मंगल ग्रह पर जीवन होने की बात का अंदाजा तो हम उसी वक्त से लगा रहे हैं जब हम सिर्फ अपनी आंखों से मंगल ग्रह को देख पाते थे। वो ग्रह बाकी सबसे अलग है और अब हम जानते हैं कि वो हालात के लिहाज से पृथ्वी के सबसे करीब है। वैसे तो आकार और गुरुत्वाकर्षण के लिहाज से शुक्र ग्रह काफ़ी हद तक पृथ्वी के जैसा है, मगर हमारी सौर मंडल में वो नर्क के जैसा माना जाता है। मगर मंगल हमारी पहुंच के अंदर माना जाता है। रात के आसमान में चमकते आग के उस गोले का जिक्र सबसे पहले मिस्र के खगोल वैज्ञानिकों ने किया था। 1534 ईसा पूर्व में उन्होंने ही सबसे पहले उसे मानव जगत को मालूम ब्रह्मांड के पहले नक्शे पर रखा था, जिसे सेनेमेट स्टार मैप कहते हैं। करीब 250 साल बाद मिस्र के लोगों ने मंगल ग्रह का चित्र सेटी प्रथम की कब्र की छत पर बनाया था। मगर जहां मिस्र के लोग मंगल ग्रह का सम्मान कर रहे थे, वहीं बहुत सी दूसरी प्राचीन संस्कृतियां मंगल ग्रह से डरती थी, क्योंकि वो उस लाल ग्रह को मौत, विनाश और युद्ध से जोड़ती थी। कुछ मानव शास्त्री इसकी वजह ये मानते हैं कि वो ग्रह लाल रंग का है और युद्ध के मैदान में बिखरे खून के रंग जैसा है। बड़े पुराने समय से ही मंगल ग्रह को युद्ध के देवताओं के साथ जोड़ा जाता रहा है। प्राचीन बेबीलोन में मंगल ग्रह का नाम नेग्राल के नाम पर रखा गया था, जो आग, मौत, तबाही और युद्ध के देवता थे। यूनानियों ने मंगल को इरिस का नाम दिया, जो उनके युद्ध के देवता थे। रोमन्स ने उसे मार्स कहा, जो उनके युद्ध के देवता थे। रोमन संस्कृति वैसे भी योद्धाओं की संस्कृति थी, इसलिए उस लाल रंग से जुड़ी हर बात को उन विशाल सेना से जोड़ा गया जिसने दुनिया पर जीत हासिल की थी। और वो कामयाबी की एक जबरदस्त कहानी है जो काफी हद तक मंगल ग्रह से जुड़ी थी। 42 ईसा पूर्व में ऑगस्टस की रोमन सेना ने मार्कस ब्रूटस के खिलाफ फिलिपी का युद्ध लड़ा, जिसमें ऑगस्टस अपने पालक पिता
जूलियस सीजर की हत्या का बदला लेना चाहता था। ऑगस्टस ने अपने युद्ध के देवता मार्स से वादा किया था कि अगर वो इस युद्ध में जीत गया तो उनके लिए शानदार देवालय बनवाएगा। वो युद्ध जीत गया और सीजर ऑगस्टस बन गया, एक महान रोमन सम्राट, और उसने मार्स का देवालय बनवाया भी। जब भी रोम किसी से युद्ध लड़ने जाता, उस देवालय के दरवाजे खोल दिए जाते थे। उसे बदला लेने वाले मार्स का देवालय कहा जाता था। आज हम उसे युद्ध के दरवाजे कहते हैं। वो दरवाजे असल में मार्स के देवालय के दरवाजे थे, जिन्हें युद्ध के हिसाब से ही खोला या बंद किया जाता था। भारत से लेकर रोम तक हर प्राचीन संस्कृति में मंगल को बहुत सम्मान दिया जाता था। उसका मंगल से गहरा रिश्ता था। उन देवताओं में मार्स बड़ा अहम था, लोगों की कल्पनाओं में बड़ा ही अहम था, और लोग मानते थे कि उस लाल ग्रह से अपने रिश्तों को बनाए रखना जरूरी है। हालांकि बहुत सी प्राचीन संस्कृतियां मंगल ग्रह से अपना बड़ा करीबी रिश्ता मानती थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर उसे पृथ्वी जैसा ग्रह भी नहीं मानती थी। उनके मुताबिक ग्रह भी सूरज की तरह ऐसी जगह होते हैं जहां कोई नहीं रह सकता। वो उन्हें भटकते हुए तारे मानते थे। असल में यूनानी भाषा में प्लैनेट का मतलब ही होता है भटकता तारा, प्लैनेटा। कुछ तारे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं जो नक्षत्र मंडल में होते हैं, और कुछ ऐसे तारे होते हैं जो भटकते रहते हैं। वो सूरज के पीछे पीछे भागते हैं क्योंकि वो भी स्थिर तारों की पृष्ठभूमि में सूरज की ही तरह घूमते हैं। आखिरकार 17वीं और 18वीं सदी में खगोल शास्त्रियों को दूरबीन मिली जो इतनी शक्तिशाली थी कि उनसे मंगल ग्रह की सतह को देखा जा सके, और उसके बाद ही हम ये भी कल्पना करने लगे कि उस लाल ग्रह पर जीवन भी हो सकता है। 1860 में इटली के खगोल शास्त्री एंजेलो सैकी ने मंगल ग्रह की सतह को देखा तो उन्हें लगा कि उसकी सतह पर सीधी लाइनें बनी हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। उन्होंने उन्हें नाम दिया कैनाली। ये बात अमेरिका के खगोल शास्त्री पर्सिवल लोवेल को भी सही लगी। तब पर्सिवल लोवेल ने अपनी एक वेधशाला बनाई फ्लैगस्टाफ एरिजोना में। वहाँ से काफी देर तक दूरबीन से मंगल ग्रह को देखते रहते। उन्होंने इस विषय पर कई किताबें भी लिखी। उनकी सोच बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्होंने आम लोगों के साथ साथ कुछ वैज्ञानिक संस्थाओं को भी ये बात समझा दी थी कि मंगल ग्रह पर एक सभ्यता है जो अपने ग्रह पर खुदाई कर रही है क्योंकि उसे अपनी फसल को सींचना है। मगर मंगल ग्रह में ऐसा क्या है जो इंसान को इतना आकर्षित करता रहा है? क्या उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो पृथ्वी के करीब है और रात के आसमान में वो चटक लाल रंग का नजर आता है? या कहीं प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों की ये बात तो सही नहीं है कि मंगल ग्रह पर भी कभी समझदार जीव रहते थे? मंगल ग्रह का साइडोनिया क्षेत्र 20 जुलाई सन 1976 एक परग्रही यान पृथ्वी से भेजा गया और वो मंगल ग्रह की सतह पर उतर गया। 10 महीने के लंबे सफर के बाद वाइकिंग प्रथम अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। नासा के वैज्ञानिकों के लिए यह बड़ी ही यादगार घटना थी। इतिहास में पहली बार अमेरिका ने किसी और ग्रह पर अपना यान भेजा था। वाइकिंग ऐसा पहला यान था जो मंगल ग्रह की सतह पर पूरी सफलता से उतरा था, और उससे हमें यह अंदाजा मिला कि उस ग्रह की सतह कैसी है, वहाँ के हालात कैसे हैं। उन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा था कि मंगल की सतह भी प्रशांत क्षेत्र के रेगिस्तानों की सतह जैसी है, जैसे कि डेथ वैली की सतह है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे उस सबसे करीबी ग्रह पर हमें ऐसा कोई नज़ारा भी दिख सकता है। वैज्ञानिक ये तो जानते थे कि मंगल ग्रह पर जीवन के लक्षण ढूंढ पाना दूर की कौड़ी है, मगर जब वाइकिंग ने मंगल ग्रह की सतह पर 4 परीक्षण किए और वहां की मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को तलाशा तो नतीजे बड़े ही चौंकाने वाले थे और उनसे विवाद भी खड़े हुए। डॉक्टर गिल लेविन ने उनमें से एक टेस्ट तैयार किया था जो वाइकिंग प्रोब ने वहां जाकर किया। सूक्ष्म जीव भी हमारे या आपकी या किसी भी दूसरे जीव की तरह सांस लेते हैं। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हमने वहां से बड़ा ही छोटा सा नमूना लिया, चुटकी भर मिट्टी ली और उसे एक छोटे से कंटेनर में रख दिया।
उसके ऊपर लगातार 7 दिनों तक नजर रखी गई, ये देखने के लिए कि उसमें बुलबुले बन रहे हैं या नहीं। चौंकाने वाली बात ये थी कि उस जांच से नासा के तय पैमाने पर ही जीवन के संकेत मिले। लेकिन एक दूसरी अहम जांच के नतीजे नकारात्मक थे, जिससे ये जांच की गई थी कि क्या मंगल की सतह पर जैविक तत्व हैं। डॉक्टर लेविन का कहना है कि दूसरी जांच इस जांच जितनी संवेदनशील नहीं थी। उसके लिए एक चुटकी मिट्टी में मंगल ग्रह के 30 लाख बैक्टीरिया की जरूरत थी, ताकि जीवन के संकेतों का पता लगाया जा सके, जबकि डॉक्टर लेविन की जांच के लिए सिर्फ 30 बैक्टीरिया ही काफी थे। इन दोनों जांचों की संवेदनशीलता को लेकर काफी विवाद हुआ, मगर मुझे तो लगा था कि ये दोनों ही सही हो सकती हैं। हो सकता है कि वहाँ जीवन हो, लेकिन शायद मिट्टी में इतने बैक्टीरिया नहीं थे कि हम इस बात का अंदाजा लगा सकें कि वहाँ जैविक तत्व हैं या नहीं। मगर नासा बहुत सावधान थी, उसने साफ साफ कह दिया कि वहाँ जैविक तत्व हैं ही नहीं। कहानी खत्म, वहाँ जीवन नहीं। टियोटिहुआकान, मेक्सिको। पुरातत्व शास्त्रियों ने सन 2003 में इस प्राचीन शहर में एक बड़ी ही चौंकाने वाली खोज की। यहाँ उन्हें फेदर्ड सर्पेंट के दिवाले के करीब 15 मीटर नीचे एक ऐसी सुरंग मिली जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। ये इस महाद्वीप का एक बड़ा ही पवित्र पिरामिड है। जमीन के नीचे जाकर वैज्ञानिकों ने बड़ी सावधानी से मलबे से भरी सुरंग की जांच एक इंफ्रारेड स्कैनर से लैस रोबोट की मदद से की। करीब 80 मीटर नीचे उन्हें एक दूसरी गुफा मिली। उस सुरंग के आखिरी छोर, उस सुरंग के टर्मिनस पर ढेर सारे पीले रंग के धातु गोले थे, जो मिट्टी के गोलों पर सुनहरा रंग चढ़ाकर बनाए गए थे। वो गोले बड़े ही दिलचस्प थे। मैंने पहले कभी भी वैसी कोई भी चीज किसी भी पुरातात्विक खोज में नहीं देखी है। अंदर से तो वो मिट्टी के थे, मगर बाहर से उनके ऊपर सुनहरी परत चढ़ी थी, जिससे वो सोने के गोले लग रहे थे। उन सुनहरे गोलों का मकसद क्या था, ये तो कोई नहीं जानता, मगर कुछ पुरातत्व शास्त्री मानते हैं कि जिस गुफा में वो गोले मिले थे, वहां कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था। उन मिट्टी के गोलों की तरह वहां की दीवारों पर भी सुनहरे रंग की परत चढ़ी थी। ऐसे में जब किसी अनुष्ठान के वक्त वहां पर एक मशाल भी जलाई जाती होगी, तो वो गुफा रोशनी से जगमगा उठती होगी, वो ब्रह्मांड सी नजर आती होगी। उन खूबसूरत गोलों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि कोई वहां ग्रहों के नमूने बना रहा था। हम ये तो जानते ही हैं कि माया लोगों के कैलेंडर पूरी तरह से हमारे सौरमंडल के ग्रहों के चाल पर आधारित था, खासकर सौरमंडल के अंदर वाले हिस्सों के ग्रहों की चाल पर। उस लाल ग्रह के साथ माया कैलेंडर के रिश्ते के बारे में ड्रेसडेन कोडेक्स में अच्छी तरह से दिखाया गया है। माया काल की इस दुर्लभ किताब में लिखा गया है कि माया कैलेंडर आसमान में मंगल ग्रह की चाल पर ही आधारित है। ड्रेसडेन कोडेक्स एक माया काल में लिखी गई 4 किताबों में से बची हुई एक किताब है। वो कई मामलों में एक खगोलीय पंचांग है। उस किताब में कई ऐसे अलग अलग हिस्से हैं जो अलग अलग खगोलीय घटनाओं की बात करते हैं। उनमें से एक है मंगल ग्रह। किताब के आखिरी भाग में एक पंचांग है जिसे 78 दिनों के 10 हिस्सों में बांटा गया है, यानी कुल मिलाकर 780 दिनों में इंसान के नजरिए से मंगल ग्रह भी आसमान में इतने ही समय में एक खास जगह पर लौट आता है। विद्वान मानते हैं कि मंगल ग्रह ने माया काल की ज्योतिष विद्या में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी और ड्रेसडेन कोडेक्स में उसकी ही चर्चा है। उस पंचांग के ऊपर आसमान की एक पट्टी है जिसे अलग अलग खगोलीय प्रतीकों से दिखाया गया है और वो सब चित्र लिपि में बने हैं। उन सब के बीच से बाहर निकल रहा है एक ड्रैगन जैसा जीव। उस ड्रैगन जैसे जीव को ही मंगल ग्रह का चेहरा कहा गया है। मगर माया काल के खगोल विज्ञान में मंगल ग्रह को इतना महत्व क्यों दिया गया है? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि इसका जवाब हमें उस मिथ से मिल सकता है जो उस पंख वाले सर्प देवता की कहानी से जुड़ी है। उनका ही देवालय उस गुप्त सुरंग के ऊपर बना था जहां से वो सुनहरे गोले मिले थे।
माया परंपरा में उनके सबसे बड़े देवता को अक्सर पंख वाले सांप के रूप में ही दिखाया जाता था और वो मानते थे कि वही मार्स देवता की मौत की वजह बने थे। उन्होंने ही उन्हें मारा था। उन्होंने उनकी खाल उतार ली थी। ये एक बड़ा ही डरावना अनुष्ठान था जो संस्कृति में कई दूसरे तरीकों से किया जाता था, मगर उस तरह से मौत देने का मतलब था अपने दुश्मन की ताकत को खींच लेना। मगर उनके देवता का नाम एक धूमकेतु से भी जुड़ा है। कुछ ऐसे चित्र भी मिले हैं जिनमें ऐसे धूमकेतु बने हैं जिनकी पीठ के पंख निकलते नजर आ रहे हैं। लटों को पंख की तरह दिखाया गया है और कुछ विद्वान मानते हैं कि उन उड़ने वाले सांपों और धूमकेतुओं के बीच कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर था। क्या ऐसा हो सकता है कि माया काल की ये मिथ जिसमें पंख वाले सांप को दिखाया गया है वो असल में धूमकेतु के उस विध्वंस का प्रतीक हो जिससे मंगल ग्रह का वायुमंडल ही खत्म हो गया था? कई दशकों तक मंगल ग्रह का अध्ययन करने के बाद मुख्य धारा के वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि इस बात की पूरी संभावना है कि किसी जमाने में मंगल ग्रह पर एक बड़ी जबरदस्त टक्कर हुई थी। अगर आप मंगल की सतह को देखें तो साफ दिखता है कि वहां पृथ्वी की सतह के मुकाबले कहीं ज्यादा गड्ढे हैं। मंगल ग्रह वैसे भी एस्टेरॉयड बेल्ट के करीब है। ये भी कहा जा सकता है कि उससे ही हमें एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर वाले हिस्से का अंदाजा मिलता है। ग्रहिकाएं पृथ्वी के मुकाबले मंगल ग्रह से ज्यादा टकराती थी। इस बात का खतरा तो हमेशा बना रहता है और हमने पृथ्वी पर भी देखा है कि बड़ी ग्रहिका या धूमकेतु के टकराने से पृथ्वी के पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है। उनमें से सबसे मशहूर उदाहरण है चिक्सुलुप ग्रहिका की टक्कर, जिसकी वजह से भी शायद डायनासोरों का युग खत्म हो गया था। ऐसा ही शायद मंगल ग्रह पर भी हुआ था, क्योंकि उसका चांद इतना बड़ा नहीं है कि अपने ग्रह की हिफाजत कर सके और ग्रहिका के मार्ग को मोड़ सके। लाइफ एंड डेथ ऑन मार्स नाम की इस किताब में भौतिक शास्त्री जॉन ब्रैंडनबर्ग ने लिखा है कि मंगल ग्रह के लॉयड क्षेत्र में टक्कर से बना एक ऐसा मुहाना है जिसका व्यास करीब 200 किलोमीटर है। वो मानते हैं कि शायद उस टक्कर की वजह से मंगल के प्लेनेटरी सिस्टम को काफी नुकसान हुआ था। वो एक बड़ा 2 छल्लों वाला मुहाना है। ऐसा सिर्फ उसी ग्रह पर हो सकता है जिससे पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ आधी धूप मिलती है। वो उसके करीब 1/4 सतह पर बना है, या कह सकते हैं उस टक्कर से इस ग्रह के मौसम में भी बड़ा जबरदस्त बदलाव आया होगा। शायद एक ऐसी नाटकीय घटना भी हुई थी जिसमें सौरमंडल के जन्म के वक्त के कुछ बचे हुए टुकड़े, कुछ बड़ी ग्रहिकाएं उसके बेहद करीब से गुजरी हों, और जब वो मंगल ग्रह से टकराती हुई निकली तब अपने साथ उसके वायुमंडल का एक बड़ा हिस्सा भी ले गई। मंगल ग्रह पर क्या हुआ था उसे समझने का ये बड़ा ही लोकप्रिय तरीका है। मोजुल, इराक, सन 1849। बाइबल में दर्ज शहर जिनीवा के खुदाई करते वक्त मशहूर ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री ऑस्टन हेनरी लेयर्ड के नेतृत्व में काम कर रही एक टीम को प्राचीन एसीरिया की आशुरपानरपॉल की लाइब्रेरी मिली। अनेक दुर्लभ स्मृति चिन्हों के अलावा लेयर्ड को उस लाइब्रेरी से कई क्यूनेफॉर्म टैबलेट्स भी मिले जिन्हें एनुमा एलिश कहते हैं और उन्हें 7 टैबलेट्स ऑफ क्रिएशन भी कहा जाता है। वो पट्टिकाएं यानी टैबलेट्स असल में एक पट्टी पर लिखे लेख हैं और उन पट्टियों की लंबाई 8 से 10 इंच तक है। कुछ ऐसे 7 इंच चौड़े हैं और मिट्टी के बने हैं। जब मिट्टी सूखने लगती थी तब एक उस्ताद लेखक स्टाइलस की मदद से पृथ्वी पर हमारी वजूद की कहानी लिखते थे। सेवन टैबलेट्स ऑफ क्रिएशन से देवताओं के एक समूह की कहानी पता लगती है जिसे अनुनाकी कहते थे और वो आसमान से पृथ्वी पर इंसानों को जन्म देने आए थे। मगर कुछ प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि 19वीं सदी में उन पट्टिकाओं का अनुवाद कुछ बड़े ही मशहूर विद्वानों ने किया था, मगर वो पूरी तरह से सही नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं कि वो प्रोफेसर बड़े ही आला दिमाग के थे, मगर वो शायद अंतरिक्ष की सैर के बारे में या परग्रहियों के बारे में नहीं जानते थे। इस लिहाज से उन्होंने वो अनुवाद ये सोच कर ही किए थे कि वो कहानियाँ सर्वशक्तिमान ईश्वर से जुड़ी हैं। पुराने लेखों में मिसाल के तौर पर एक शब्द आता है स्वर्ग। लिखा है कि अब्राहम को स्वर्ग ले जाया गया
और फिर पृथ्वी पर वापस लाया गया। अगर हम यहाँ स्वर्ग को अंतरिक्ष कर देते हैं तो मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है। उत्पत्ति से जुड़ी इस कथा का सही अनुवाद करने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि इन पट्टिकाओं से यही कहानी सामने आती है कि अनुनाकी अंतरिक्ष से आए थे और उन्होंने ही पृथ्वी और मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाई। प्राचीन अंतरिक्ष विचारक तो यही मानते हैं। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि सुमेरिया में मंगल ग्रह से जुड़े कई मिथक हैं और उनमें से एक ये भी है कि अनुनाकी ने पृथ्वी पर आने से पहले मंगल ग्रह को अपना सप्लाई बेस बनाया था। उसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर परग्रही देवता राजा के तौर पर शासन किया, जबकि इंसान पृथ्वी पर अलग अलग सभ्यताओं का निर्माण कर रहे थे और फिर अनुनाकी अपने ग्रह पर वापस लौट गए या फिर गए ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी उत्पत्ति की प्राचीन कहानियों में जिन अनुनाकी देवताओं की चर्चा है वो असल में परग्रही थे और उन्होंने कुछ ऐसी इमारतें बनवाई जिसे कुछ लोगों के मुताबिक उन्होंने मंगल ग्रह पर देखा था? अगर हाँ, तो क्या वो पृथ्वी पर भी आए थे? उन क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स में हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें अनुनाकी की चर्चा की गई है। ये भी कहा गया है कि वो यहाँ मंगल ग्रह से आए थे और वो ग्रह बंजर बेजान ग्रह नहीं है, बल्कि वहां भी जीवन था। मगर सुमेरिया और बेबीलोन उत्पत्ति मिथकों के आधुनिक अनुवादों को माने तो मंगल ग्रह पर एक विनाशकारी घटना हुई थी और वो घटना करीब करीब वैसी ही थी जैसे कि प्राचीन मेसो अमेरिकन मिथकों में बताई गई है, जिनके मुताबिक उड़ने वाले सांपों ने उस लाल ग्रह को बर्बाद कर डाला था। जिस वक्त पृथ्वी पर आने के लिए अनुनाकी मंगल ग्रह को अपने सप्लाई बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, उसी वक्त वहां एक बहुत बड़ी तबाही आई थी। कोई ग्रहिका या धूमकेतु मंगल ग्रह से टकराया था। उससे मंगल का वायुमंडल खत्म हो गया, वहां का मौसम बदल गया और तब मंगल ग्रह ऐसी जगह नहीं रह गया जहां पर अनुनाकी आगे भी रह पाए। हम जैसे जैसे मंगल ग्रह की खोज करेंगे वैसे वैसे हमें वहां इमारतें, पिरामिड, जिगुरैट्स और मंगल की चट्टानों से बनी विशाल मूर्तियां भी मिलेंगी, जो सबूत होंगी कि किसी जमाने में वहां पर अनुनाकी रहते थे और वो सब उनकी ही देन है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मंगल ग्रह पर शायद वायुमंडल था जो करीब 6.5 करोड़ साल पहले खत्म हो गया, मगर कुछ लोग ये मानते हैं कि उस तबाही के पहले ही वहाँ जो सभ्यता थी वो पृथ्वी पर भाग आई थी। अगर इस नजरिए से देखें तब तो हम भी मंगल ग्रह के ही हुए ना। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उन्हें मंगल ग्रह पर सभ्यता की मौजूदगी के पुख्ता सबूत मिले हैं। वो कहते हैं कि उन्हें वहां के वायुमंडल में एक आणविक घटना के संकेत मिले हैं जो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पृथ्वी पर परमाणु परीक्षण के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में मिले थे। जब शीत युद्ध अपने चरम पर था तब हम खुली हवा में बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन बमों का विस्फोट कर रहे थे। उससे बहुत बड़ी मात्रा में ज़ीनॉन 129 नाम की गैस पैदा हुई। मंगल ग्रह पर भी हमें काफी मात्रा में ज़ीनॉन 129 मिली है। हम इतना जानते हैं कि सिर्फ एक परमाणु विस्फोट से ही ज़ीनॉन 129 गैस पैदा हो सकती है। इससे जाहिर है कि मंगल ग्रह पर भी एक या कहीं बहुत बड़े परमाणु हथियारों का विस्फोट किया गया था। अगर हम सुमेरिया के उन क्यूनेफॉर्म टैबलेट्स को देखें तो वो इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि उस वक्त कई अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी काफी विकसित थी। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि अगर हम एक परमाणु बम बना सकते हैं तो वो सभ्यता क्यों नहीं बना सकती जो हमसे बेहतर थी, और उसके पास वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं हो सकती। सुमेरिया का एक मिथक ये भी कहता है कि मंगल ग्रह पर देवताओं के बीच बड़ा भीषण युद्ध हुआ था और इससे तो यही साबित होता है कि वो असल में एक परमाणु युद्ध की ही बात कर रहा है। मंगल ग्रह का एरिस वैलिस क्षेत्र 4 जुलाई सन 1997। नासा का पाथफाइंडर अंतरिक्ष यान लाल ग्रह की सतह पर उतरा। वाइकिंग के बाद ये उसकी सतह पर पहुंचने वाला पहला यान था और पाथफाइंडर वहां पानी के संकेत तलाशने गया था।
सन 1970 के दशक के वाइकिंग अभियान के बाद से ही मुख्य धारा के वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि उस ग्रह पर कभी पानी से भरे महासागर थे और वहां भी जीवन अपने जटिल रूप में मौजूद था। कई सौ करोड़ साल पहले हमारे सौर मंडल के इतिहास के शुरुआती दौर में मंगल ग्रह भी शायद कई मायनों में पृथ्वी जैसा ही था। वहाँ एक वायुमंडल था और महासागर भी थे। उस वक्त शायद उसका वायुमंडल भी पृथ्वी के वायुमंडल जैसा ही था। उन महासागरों में बड़ी आसानी से जीव पैदा हो सकते थे। पाथफाइंडर के वहां पहुंचने के दूसरे दिन सोजर्नर रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर खोजबीन शुरू कर दी और वो एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और एक हाई पावर्ड कैमरे की मदद से मंगल ग्रह की सतह पर प्राचीन जीवन के लक्षण ढूंढने लगा। उसने जो देखा उससे पता लगा कि हाँ, मंगल ग्रह पर कुछ जगहों पर हालात वैसे ही थे जैसे कि पृथ्वी के कुछ रेगिस्तानों के। कुछ जगहें ऐसी भी थी जो नदी के सूखे तले जैसी दिख रही थी। हो सकता है कि वहां सतह के नीचे पानी हो। हमें उन रोवर से जो बात पता लगी उनमें से सबसे दिलचस्प बात यही है कि मंगल ग्रह पर किसी जमाने में पानी था। अगर मंगल की सतह पर सिर्फ कुछ हफ्तों, कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक, यानी कि कुछ लाख या कुछ करोड़ साल तक पानी रहा होगा, तो उसमें कुछ न कुछ तो पैदा हो ही सकता था, शायद जीव भी। पाथफाइंडर रोवर ने मंगल की सतह की कुछ तस्वीरें भी ली थी। उनमें से कुछ ऐसी भी थी जिन्होंने वैज्ञानिकों को चकरा दिया था। वो एक पर्वतमाला थी जिसे उन्होंने नाम दिया ट्विन पीक्स। लाइफ एंड डेथ ऑन मार्स में डॉक्टर जॉन ब्रैंडनबर्ग ने लिखा है कि चूंकि मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियां बहुत ही सीमित है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो पहाड़ आखिर कैसे बने। ये पहाड़ कुछ 100 किलोमीटर के दायरे में सबसे ऊंची चीज है। मंगल ग्रह पर ज्यादातर ज्वालामुखी तो उसके थर्सिस क्षेत्र तक ही सीमित हैं। वो यहाँ से करीब कितने किलोमीटर दूर होगा? यही कोई 3-4 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके में ज्वालामुखी वगैरह नहीं थे। और अब हम मंगल ग्रह के मौसम के बारे में जितना जानते हैं उतना आज से 20 साल पहले नहीं जानते थे। इसलिए कह सकते हैं कि वहाँ एक महासागर था, वहाँ पर काफी लंबे समय तक के लिए तरल पानी भी था और तभी ये सब कुछ बना होगा। इसलिए अब हमें बिल्कुल नए नजरिए से मंगल ग्रह के हर चीज को देखना चाहिए। यहाँ पर दो बड़ी ही दिलचस्प चीजें हैं, वो आपस में जुड़ी हुई हैं। वो ना सिर्फ 300 किलोमीटर के दायरे में हैं, सबसे ऊंची चीजें हैं, बल्कि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है। इससे मुझे याद आता है कि हमें पृथ्वी पर क्या मिला था। ये इसका अलाइनमेंट है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये मिस्र के गीजा के पठार हैं। वो कायरो के पास हैं और उसका नाम अरबी भाषा के एक शब्द अल काहिरा से लिया है, जिसका मतलब होता है मंगल का कैंप, मंगल की एक जगह। वाकई दिलचस्प बात, सचमुच। और अभी हाल में ही हमें यह भी पता लगा है कि स्फिंक्स भी कभी लाल रंग से रंगा हुआ था। और अब ये सोचो कि हम गीजा कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं, स्फिंक्स को देख रहे हैं, फिर करीब 10 लाख साल तक वो सब कटते रहे। तब क्या वो भी किसी तरह से गोल और टीले जैसे नहीं लगेंगे? ये मेरा अंदाजा है। अब इसे देखते हैं जरा। ये गीजा का पठार है और स्फिंक्स यहाँ पर है। क्या ऐसा ही कुछ मंगल ग्रह पर नहीं मिला, खासकर ट्विन पीक्स का जो इलाका है उसके आसपास? हाँ, वहाँ पर एक बड़ी अजीब सी चीज तो है जिसे हम अंतरिक्ष से देख सकते हैं और वो इन तस्वीरों में भी दिख रही है। इसका ये अलाइनमेंट देखो। यहाँ पर पृथ्वी पर बना स्फिंक्स है, यहाँ पर पिरामिड है और ये है वो चीज यहाँ है, वो टीले जैसे नजर आने वाली चीज। कहीं वो नाकाम पुरातत्व तो नहीं? हमें अब मंगल ग्रह की हर चीज को बिल्कुल नए नजरिए से देखना होगा। असल में जब आज के युग में स्फिंक्स पहली बार बना था तब वो भी गर्दन तक मलबे में दबा था। बाद में उसे खोद कर निकाला गया। मतलब यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है? हाँ, हो सकता है कि यहाँ उससे भी ज्यादा बड़ी इमारत दफन हो। तो क्या ये ट्विन पीक्स इस बात का सबूत हो सकती हैं कि किसी जमाने में मंगल ग्रह पर भी एक सभ्यता थी, एक ऐसी सभ्यता जिसकी बनाई इमारतें पृथ्वी पर बनी इमारतों से मिलती जुलती थी? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक कहते हैं कि हाँ, और इस चौंकाने वाले नतीजे तक पहुंचने वाले सबूत तो पिछले 40 साल से जमा हो रहे हैं।
जब वाइकिंग ऑपरेटर्स ने 1976 में पहली बार मंगल सतह की तस्वीरें लेनी शुरू की थी, तभी उन्होंने साइडोनिया के मैदानों में कुछ बड़ी ही दिलचस्प चीज़ों की तस्वीरें भी ली थी। 25 जुलाई 1976 को उन्होंने जो तस्वीरें ली थी उससे पूरी दुनिया के इंसान का चेहरा कहा था, मगर ये बात उस वक्त हवा हो गई जब टॉली ओवन नाम के एक नासा प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक ने फ्रेम नंबर 35A72 को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा और कहा कि ये देखो। उसके अगले ही दिन नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ओवन और वाइकिंग प्रोजेक्ट के मुखिया गेरल्ड सॉफिन ने कहा कि ये कितनी हैरानी की बात है कि रोशनी और परछाई हमें कितनी आसानी से बेवकूफ बना देती है। और ये सोच भी कुछ घंटों बाद ही हवा हो गई जब हमने कुछ और तस्वीरें ली। लेकिन समझने वाली बात तो ये है कि कुछ घंटे बाद वाइकिंग ऑर्बिटर तो साइडोनिया के आसपास भी नहीं था। उस वक्त तक अंधेरा हो चुका था और इसलिए तस्वीरें भी नहीं ली जा सकी। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें मंगल ग्रह की एक चट्टान पर बना सिर्फ इंसान का वो चेहरा ही नहीं मिला था, बल्कि वहाँ एक पिरामिड, एक पहाड़ी और एक पूरा शहर भी मिला था जो हजारों सालों के दौरान रेत और मिट्टी में दफन हो गए थे। सन 1980 के दशक के आखिरी दिनों में एक रिसर्चर ने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली जिसे वो साइडोनिया के उन आकृतियों के बीच का एक मैथमेटिकल रिश्ता कहते थे। डिफेंस मैपिंग एजेंसी के नक्शानविश और उपग्रह से मिली तस्वीरों के विशेषज्ञ एरल टोरन ने उस पिरामिड को देखा और इस नतीजे पर पहुंचे कि वो असल में मंगल ग्रह का रोसेटा स्टोन है। उन्हें उस जगह पर मिली दूसरी चीजों के साथ उसका एक मैथमेटिकल रिश्ता दिखा, जबकि वो चीज पहले उन्हें आर्टिफिशियल लग रही थी। उसमें वो चेहरा था, वो पहाड़ी थी, मगर उनके बीच कई सौ मीटर तक गई एक सीधी लाइन थी। थुलुस नाम का एक गोल टीला था जो चोटी तक जाने का रास्ता लग रहा था। वाइकिंग मिशन के 20 साल से ज्यादा वक्त बाद नासा ने फिर से साइडोनिया क्षेत्र की तस्वीरें ली। सन 1998 और 2001 में अब वो इंसान का चेहरा नहीं लग रहा था, मगर कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह ये मानते हैं कि नई तस्वीरें लेने का नासा का वक्त और तरीका बिल्कुल अलग था। वो तस्वीर उन्होंने एक तरफ से ली थी, सुबह के वक्त ली थी। उस वक्त कुछ देखने की और रोशनी की ज्योमेट्री भी पूरी तरह से बदल जाती है, इसलिए वो असली तस्वीरों से अलग दिख रही थी। मंगल पर नजर आने वाले चेहरे उसके अतीत के मौसम और पुराने महासागरों के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि किसी भी जमाने में मंगल ग्रह पर एक सभ्यता तो जरूर थी। वॉशिंगटन डीसी 7 अगस्त सन 1996। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में नासा के वाइकिंग अभियान की घोषणा के 30 साल बाद इस बात का ऐलान किया गया कि मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत नहीं मिले हैं और राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी बात कही कि शायद उस लाल ग्रह पर कुछ सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। वैज्ञानिकों को वहां से कुछ ऐसे जीवाश्म मिले हैं जिनसे लग रहा है कि वो मंगल ग्रह से आई उसी ग्रहिका के अवशेष हैं जो 12,000 साल पहले पृथ्वी से टकराई थी। इसके बारे में आपको विस्तार से वैज्ञानिक ही बताएंगे, मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर खोज चल रही है जो इस बात का सबूत है कि अमेरिका अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए कितना सजग है, और वो भी आर्थिक मंदी के इस मुश्किल दौर में। इस खोज के बाद लोग जोश से भर गए थे। उस ग्रहिका की रासायनिक संरचना से पता लगा कि दरअसल वो मंगल से ही आई थी। उस चट्टान के अंदर वैज्ञानिकों को कई तरह के रसायन मिले और कई ऐसी अलग अलग आकृतियां भी मिली जो पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों से काफी मिलती जुलती थी। राष्ट्रपति की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही दिनों बाद वैज्ञानिक इस बात पर असहमत दिखने लगे कि उस ग्रहिका में सचमुच जीवन के संकेत दिखे थे या नहीं। वो कहने लगे कि शायद विशेषज्ञों की पहली टीम ने सही अंदाजा नहीं लगाया था। वो आकृति तो यकीनन किसी सूक्ष्म जीव की ही लग रही है, मगर विरोधी कहने लगे कि उन सूक्ष्म जीवों के अवशेष इतने छोटे हैं कि उनमें डीएनए नहीं मिल सकता। इस लिहाज से वो जीवाश्म है ही नहीं। उसके बाद भी उतने ही छोटे सूक्ष्म जीव मिले और उनमें डीएनए भी मिला, मगर ये मामला हल नहीं हो पाया। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज हुई है या नहीं, इस विवाद की शुरुआत तो 1970 के दशक में शुरू हुए वाइकिंग अभियान के साथ ही हो गई थी।
और वो अभियान आज भी जारी है। मगर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि नासा इस मामले को नजरअंदाज कर रहा है। इस स्पेस एजेंसी ने दोबारा कभी लाल ग्रह पर जीवन के संकेत ढूंढने के लिए गिल 11 की जांच नहीं दोहराई। मेरी समझ में नहीं आता कि नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत ढूंढने के लिए उस परीक्षण को वहां भेजने से मना क्यों कर दिया। मेरी जांच से मंगल ग्रह के बारे में आज तक की सबसे अहम चीज का पता लगा। हमें ये पता लगा था कि वहां की मिट्टी में तेजी से प्रतिक्रिया करने वाली कोई चीज है, रासायनिक या जीव वैज्ञानिक, मगर हमें पता लगाना होगा कि वो चीज है क्या। मगर हैरानी की बात है कि नासा ने इस मुद्दे पर कभी कुछ किया ही नहीं। मुझे तो लगता है कि नासा भी जानता है कि मंगल ग्रह पर जीवन है, पता नहीं किस वजह से वो ये जानकारी छिपा रहा है। तो क्या नासा को इस बात के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है, लेकिन वो इस जानकारी को छिपा रहा है? अगर ऐसा है तो क्या उसे इस बात के भी सबूत मिल गए हैं कि उस लाल ग्रह पर कभी एक बड़ी उन्नत सभ्यता भी थी? कुछ प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि हां, वो ये बात जानता है और सबूत के तौर पर वो उस रिपोर्ट की बात करते हैं जो सन 1960 में नासा ने जारी की थी। उसने पूछा था कि अगर अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह पता लग जाए कि परग्रही जीवन है तो वो इसके बारे में लोगों को कैसे बताएगा। ब्रूकिंग्स रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि सौर मंडल के अपने सफर के दौरान इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि आपको कहीं स्मृति चिन्ह मिले, बल्कि बहुत मुमकिन है कि आपको ऐसे सबूत मिल जाएं कि शुक्र ग्रह पर, चांद पर या फिर मंगल पर प्राचीन परग्रही मौजूद हैं। इस तरह की घोषणा का अंजाम इंसानों के लिए विनाशकारी हो सकता है, वो तबाही ला सकता है। सच तो ये है कि इस खबर से इंसानियत ही बिखर जाएगी। मुझे तो नहीं लग रहा कि इस बात को कुछ समय तक छिपाने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि कमरे में बैठकर कुछ लोग सिगरेट पीते हुए ये फैसला ले सकते हैं कि हम ये बात अभी राज ही रखेंगे। ये दरअसल एक बड़ी जिम्मेदारी है और इन्हें बड़ी सावधानी से ये बात जाहिर करनी होगी। क्या ये नहीं हो सकता कि लाल ग्रह पर सिर्फ सूक्ष्म जीव ही नहीं बल्कि कभी समझदार जीव भी रहते हो? अगर ऐसा था तो फिर ब्रह्मांड में दूसरी जगहों पर जीवन का क्या मतलब हो सकता है? अगर मंगल ग्रह पर जीवन था और वो पृथ्वी से अलग रहकर विकसित हुआ था, तो इसका मतलब यही है कि ब्रह्मांड में हर जगह पर जीव हो सकते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे कई 100 करोड़ ग्रह हो सकते हैं और उनमें से कईयों पर जीवन भी हो सकता है। मगर वहां रहने वाले जीव पृथ्वी के जीवों से अलग हुए तो इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि इस तरह का विकास कई और दूसरी पृथ्वियों पर भी हुआ होगा और हमारे जैसे समझदार जीव वहां भी हो सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि मंगल पर जीवन हो, ये भी चाहते हैं कि पृथ्वी के अलावा दूसरी जगहों पर भी जीवन हो। हम अंतरिक्ष से एक रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो हमें नुकसान पहुंचाए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले रहें। क्या मंगल पर जीवन की जो कहानियां दुनिया भर की मिथकों में मिलती है वो सिर्फ मिथ ही है, या फिर प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों की ये बात सही है कि किसी जमाने में मंगल ग्रह के जीव सचमुच पृथ्वी पर आते थे? अगर हां, तो क्या हमें उस लाल ग्रह पर इस बात के सबूत मिल जाएंगे? शायद मंगल ग्रह के आगे के अभियानों से हमें यह भी पता लग जाए कि वहां हजारों साल पहले ही जीवन नहीं था, बल्कि वो तो आज भी वहां मौजूद है।